हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज मैं आपका वेलकम करता हूं टू द क्लास 2 और सीए इंटर एसएम फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी तैयारी कर रहे हैं एसएम सब्जेक्ट की, और आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ भी तैयारी अच्छे से करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी हमने कल पढ़ा था उसका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास एसएम के एक्सप्रेस चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको खोल सकते हैं। चार्ट्स काफ़ी हाई लेवल पे बने हुए हैं, आपके रिवीजन में मदद करेंगे, बट इनको कंप्लीट करना अब आपका फ़र्ज़ है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इन चार्ट्स को यूज़ करके भी अपनी रिवीजन कर सकते हो, वरना कैप्सूल मॉड्यूल से भी आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो, बट मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस पे थोड़ी सी स्क्रिबलिंग कर लोगे, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको क्विक हैंडी रिवीजन करनी है तो ये चार्ट्स की मदद से आपकी वो रिवीजन फटाफट से हो जाएगी। ठीक है सर, चलो अभी सब बच्चे, सब दोस्तों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक बार ज़रूर पढ़ के आए होंगे कि जो हमने कल पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा तो हम वो रिवीजन करने ही वाले हैं, आपका सब कुछ वो मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कल की क्लास हमने शुरू की थी सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने सीखा था कि स्ट्रेटजी क्या होता है, फिर हमने दोनों की शादी करवाई थी। ठीक है, हम कल उनकी शादी में गए थे, तब हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में देखा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, फिर हमने कुछ उसके बेनिफिट्स देखे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जिसका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। फिर लिमिटेशंस पे गए थे हम लोग, लिमिटेशंस क्या हैं, और लास्ट में हमने एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच कवर किया था जिसमें प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज थी। ठीक है, ये तो हुआ हाई लेवल पे। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल्ड रिवीजन पे, ताकि आपको अब चीज़ें याद होनी भी शुरू हो जाएं। अच्छा, मैनेजमेंट, चलो आओ सब दोस्तों मेरे साथ साथ आप बोलोगे, मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करोगे। एग्जाम्स आपको देके आने हैं, मैं आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं याद करवा दूं जिन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, बट एफर्ट्स सही तो आपको ही डालने हैं, चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सर आपने जब कल हमें मैनेजमेंट के बारे में बताया था, आपने हमें दो चीज़ें बताई थी। मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो चलो सब दोस्त बोलेंगे मेरे साथ साथ, की ग्रुप ऑफ पीपल। जी हाँ सर, हमें याद आ गया, आपने हमें बताया था मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि वो लोग जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे। अच्छा सर, आपने इसमें हमें दो तीन कीवर्ड्स और दिए थे। एक तो आपने बताया था इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, बिल्कुल। देन आपने बताया था टू मेक इट अ पर्पसफुल एंटिटी, बिल्कुल, ये दो कीवर्ड्स है। इसके अलावा हमने कुछ एक रिसोर्सेज की भी बात की थी, ताकि वो रिसोर्सेज का एलोकेशन और यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाएँ। ठीक है, चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं इसी चीज़ को। की ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, तीसरा टू मेक इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज का एलोकेशन और उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। क्लियर है, चलो यहाँ पे मैं हाई लेवल पे लिख रहा हूँ, अगर आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड बनाना है आप कर सकते हो, वरना कैप्सूल में आप ज़्यादा जाके अपनी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप हाई लेवल पे इतना भी लिखोगे, दैट शुड बी गुड फॉर योर रिविजन। जो इसके अंदर वाले कीवर्ड्स हैं वो आपको ट्राई करना कि याद हो। अगर आप कई बार मिस कर गए तो अपना कैप्सूल मॉड्यूल खोलना, कैप्सूल में से एक बार फिर से कीवर्ड्स पढ़ना, और आप यहाँ पे अपने एक्सप्रेस चार्ट्स में आ जाना और देख लेना। बिल्कुल ठीक है, चलो की ग्रुप ऑफ पीपल क्लियर है। सेकंड मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, सब दोस्त याद करेंगे। तब हमने पढ़ा था सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, बिल्कुल सही है दोस्तों आपकी बात। तब हमने पढ़ा था सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। इसके अंदर भी हमने 5 फंक्शंस की बात की थी। कितने, 5। अच्छा, सब दोस्तों को याद है, बिल्कुल सर हमें याद है, आपने अच्छे से पढ़ाए थे। बिल्कुल दोस्तों, चलो सब बच्चे, सब दोस्त मेरे साथ ये 5 फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, और जो भी दोस्त 5 फंक्शन सही से बोलेगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। सर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने सही बोला गलत बोला, आप तो कैमरे को पढ़ा रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, जो आपके टीचर है ना उनके पास कुछ एक शक्तियाँ होती हैं, एक स्पेशल पावर्स होती हैं,
जिससे उन्हें पता चल जाता है कौन बच्चा सामने बैठा क्या कर रहा है, कौन साथ साथ में बैठा फ़ोन चला रहा है, कौन साथ साथ में अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पता चल जाता है। आपको क्या करना है, दुनिया की मोह माया से थोड़ा सा हटके, उससे दूर होके इस वक्त सारा का सारा फोकस स्टडीज़ पे लगाना है, ज्ञान पे लगाना है, ताकि आप एक अच्छे सीए भी बन पाओ। ठीक है सर, बहुत हुई ज्ञान की बातें, हमें 5 फंक्शंस आते हैं, आप हमारा इनाम तैयार करो। हमने वो 5 फंक्शंस बोल दिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बार मैं अपना टेस्ट भी ले लेता हूँ, मुझे भी वो 5 फंक्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ सब बच्चे 5 फंक्शंस बोलेंगे। सर पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन स्टाफिंग, चौथा फंक्शन डायरेक्टिंग, पांचवा फंक्शन कंट्रोलिंग। ठीक है, सब दोस्तों के 5 फंक्शंस आते हैं, तो आप ऐसे करके हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर दी है कंप्लीट, और उसकी रिवीजन भी हो गई। चलो अब चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। सर आपने स्ट्रेटजी की भी हमें ना 2 डेफिनेशंस बताई थी ऐसे ही, बिल्कुल। जो पहली डेफिनेशन थी सर वो कुछ क्रिकेट के रिगार्डिंग थी, क्रिकेट का प्लान, ऐसे शोल्डर्स पे हाथ रख के जब हम प्लान कर रहे थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। वो क्या था सर, एक गेम प्लान था। बिल्कुल सही है दोस्तों, गेम प्लान था। तो उसके कीवर्ड्स जिनको तो याद हैं वो याद कर सकते हो कंसेप्चुअली, जिनको नहीं याद वो यहाँ पे कीवर्ड्स भी बना सकते हो, वैसे भी याद कर सकते हो। इसका कीवर्ड था मोक्को। अच्छा सर, हमने कैसे सोचा था, कैसे आपने हमें कंसेप्चुअली पढ़ाया था? सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमर्स के पास। कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। जब हम कस्टमर्स के पास गए वहाँ पे हमें कंपटीशन भी मिला और लोग भी थे, तो हमें compete सक्सेसफुली करना पड़ा। तो जब हमने ये दोनों चीज़ें करी, हमारी मार्केट पोजीशन अच्छी हो गई, मार्केट पोजीशन अच्छी हो गई। 3 पॉइंटर्स हो गए। ठीक है, अभी हमने एक सर्फ एक्सेल बनाया था, डिटर्जेंट बनाया था, याद है सीए लिमिटेड का एफएमसीजी वाला एग्जाम्पल? सर बिल्कुल याद है। तो सर्फ बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी थी ऑपरेशंस की, उसके लॉजिस्टिक्स की, उसके प्रोक्योरमेंट की एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो जब हमने ये चारों चीज़ें कंप्लीट की, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपके मीट हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 कीवर्ड्स, कस्टमर, कंपटीशन, मार्केट पोजीशन, 4th है हमारा ऑपरेशंस, और 5th है हमारी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको ऐसे याद होता है कंसेप्चुअली, बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे मोको से भी याद रख सकते हो। एम से, चलो सब बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। एम से मार्केट पोजीशन, ओ से ऑपरेशंस, सी से कंपटीशन, सी से कस्टमर्स, और लास्ट वाले ओ से आपके ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है सर? ये डेफिनेशन हमें अच्छे से याद हो गई है। अभी दूसरी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। जब हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने देखा था एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी बात, आपको सब याद हो चुका है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट सर हमें अभी याद नहीं हुआ, हम ट्राई कर रहे हैं याद करने की। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप धीरे धीरे करते जाओगे। हम ऐसे डेली रिविजन्स जब करेंगे, इसके अलावा यूट्यूब पे डेली आपको रिविजन्स मिल जाएंगी एक्सप्रेस वाली, तो जब आप ये रिविजन्स कर लोगे आपको धीरे धीरे अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। अच्छा, इसमें हमने क्या करना था? इसमें हमने डिड करना था। बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, डिड। ठीक है, डी से डायरेक्शन की, हमें किस रास्ते पे जाना है। बिल्कुल, जब हम उस रास्ते पे चलने शुरू हुए हमारी डिजायर्ड इमेज हमें मिली। अच्छा, तो जब आपको ये डिजायर्ड इमेज अपनी मिल गई तब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो 3 कीवर्ड्स, डायरेक्शन, इमेज और डेस्टिनेशन, उससे बना हमारा डिड। ठीक है सर, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन भी हमें याद है, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी याद है। बिल्कुल, चलो अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। सर इसमें आपने हमें बताया था कि जब मैनेजमेंट घुस गई इसके अंदर तो मैनेजमेंट क्या लगा देगी? मैनेजरियल प्रोसेस लगा देगी। बिल्कुल सही है दोस्तों आपकी बात। चलो, ये क्या है? एक मैनेजरियल प्रोसेस है। किस लिए कर रहे थे हम ये मैनेजरियल प्रोसेस? ताकि जो हमने सर विजन सेट किया था ना हमारी कंपनी का, सीए लिमिटेड का, कि हम एक ग्लोबल लीडर बन जाएं, वो अचीव हो पाए। बिल्कुल, तो इसके लिए हमने कीवर्ड जो बनाया था वॉसिक। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वरना मैं आपको भी समझा के भी याद करवा देता हूँ। बिल्कुल, मैनेजरियल प्रोसेस बनाया क्यों? ताकि जो आपकी कंपनी के ओवरऑल विजन है वो आप डेवलप कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले हम डेवलप करेंगे कि हमने विजन जो बनाया था, क्रिएटिवली विजन बनाया था, याद है फर्स्ट क्लास? बिल्कुल, सबसे पहले हम एक विजन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे
जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे कंपनी के, जो हमें अचीव करने होंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमने विजन बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी ताकि हम उस विजन और ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएं। इसका मतलब तीसरे नंबर पे फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी। अब सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना तो इनफ नहीं है, उसके बाद हम चौथे नंबर पे क्या करेंगे, सब दोस्तों बताओ चौथे नंबर पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद आई से हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन और उसका इवेल्युएशन। फिफ्थ नंबर पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कुछ एक हम करेक्टिव एक्शंस भी लेके आएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों फिर से एक बार याद करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। एक मैनेजरियल प्रोसेस है। वी से विजन, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, एस से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, आई से इम्प्लीमेंटेशन और सी से आपका करेक्टिव एक्शंस। ठीक है सर, हमें याद हो गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसके दो ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो क्या था, सीसी था। बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला सी किस लिए स्टैंड करता है, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, कि जब आप मार्केट में डिटर्जेंट लेके जाओगे वहाँ पे HUL बैठा है, P&G बैठा है, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, घड़ी है, तो कितने सारे ब्रांड्स हैं, आपको compete करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए जो कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस से आपको मिलती थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा हमने देखा था कि जो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आते हैं उसमें हमें कंपनी को गाइड भी करना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कल को अगर एप्पल कंपनी का मन करे कि सर्फ एक्सेल बनाना है, हमें सर्फ बनाने शुरू करना है, तो आपका इन्वायरमेंट काफ़ी डायनामिक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए आपको चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में भी कंपनी को गाइड करना है। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव्स। पहला, सब बच्चे बताओ मेरे साथ, पहला सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपको ये सब याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था बेनिफिट्स। सर बेनिफिट्स हमें अच्छे से याद है, आपने बहुत एक अच्छा कीवर्ड दे दिया था हमें, हम उससे अच्छे से याद कर सकते हैं। फोल्डर, फोल्डर के स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो सर। बिल्कुल, अब उसमें 2 F थे तो मैंने 2 बार F लिख दिया, 2 D थे तो 2 बार D लिख दिया। बिल्कुल आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 बार F 2 बार D, बट बनेगा क्या, ये फोल्डर बनेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब सब बच्चे याद करो कि फोल्डर के क्या क्या बेनिफिट्स थे, या फिर आप ओवरऑल सोच सकते हो कि जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अच्छा चलो मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंपनी को डायरेक्शन देती थी कि हमें किस डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना है। अच्छा, तो डी से डायरेक्शन, ओके। एक जब हमने डायरेक्शन मिली तो आप कंपनी के डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो। एक आपको फ्रेमवर्क मिलता था जिसके अंदर आप अपनी कंपनी के डिसीजंस ले सकते थे। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करोगे आप अपनी कंपनी को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हो। बिल्कुल, तो एफ से हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर पढ़ा था। ठीक है, और उसका कीवर्ड क्या था कि आप फेस द फ्यूचर कर पाओ कंपनी को। अच्छा, तो जब आपने अपनी कंपनी के लिए फ्यूचर तैयार किया तो आपकी कंपनी की लॉन्जिटिविटी बढ़ी, आपकी कंपनी अब लंबे समय तक काम करती रहेगी। बिल्कुल, लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस आपका अच्छा हो गया। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था, ओ से सर अपॉर्चुनिटीज़, आपकी कंपनी ताकि कुछ भी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ आए उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको एक्सप्लॉइट कर पाए। बिल्कुल ठीक है सर, हमें ये भी याद हो गया। अच्छा, ये वाले एफ से क्या था, फ्रेमवर्क ही है हमारा, ठीक है, जो आप डिसीजंस में यूज़ करते हो। बिल्कुल ठीक है सर। आर से क्या था, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। आपको याद है कि हमें कंपनी को प्रोएक्टिव बनाना है ना कि रिएक्टिव बनाना है। इसके अलावा हमने एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म भी देखा था। ठीक है, डी से आप डिफेंस भी ले सकते हो कि कंपनी जो कॉस्टली मिस्टेक्स हैं या फिर पिटफॉल्स हैं उसको होने से आप रोक पाओ। एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म भी आपको मिलता था। ठीक है सर, ये तो हुए बेनिफिट्स। बिल्कुल, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फोल्डर से रिवाइज करेंगे। एफ से फेस द फ्यूचर, दूसरा एफ फ्रेमवर्क फॉर द डिसीजंस, ओ से अपॉर्चुनिटीज, एल से लॉन्जिटिविटी, डी से डिसीजंस, और एक डी से हमने पढ़ा था डायरेक्शन। बिल्कुल, अगला डी कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ई से कुछ नहीं है, छोड़ो।
आर से आपका रिएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, फोल्डर से हमने बनाया और आपको अब याद भी हो गया। तो एग्जाम में आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, आप फोल्डर से अपना आराम से ये पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे लिमिटेशंस के ऊपर। हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। लिमिटेशंस की बात करें तो उसके लिए हमने क्या कीवर्ड बनाया था, सब बच्चे याद करेंगे सर, इट्सेट्रा। बिल्कुल, इट्सेट्रा। अच्छा, अब ई से क्या है, चलो सब बच्चे मुझे बताओ। मैं इस वक्त नहीं बोलूँगा, ETCC आपको याद होना चाहिए था कि 4 लिमिटेशंस ही हैं। ठीक है, सबसे पहले लिमिटेशन एप्पल डिटर्जेंट पाउडर निकाल देगा। अच्छा, क्या है, इन्वायरमेंट इज हाईली टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, ई से इन्वायरमेंट हाईली टर्बुलेंट एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके बाद वो आपको टेबल याद है, जब एक साइड पे CEO बैठा था, एक साइड पे MD बैठा था, वो आपस में बातें ही करी जा रहे हैं, इटरेशंस ही करी जा रहे हैं। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, दूसरी क्लास में भी आ गए, अभी तक उनकी बातें ही नहीं खत्म हुई। अच्छा, तो वो क्या ले रहे हैं, वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में उनका टाइम जा रहा है। बिल्कुल, यही है दूसरी लिमिटेशन कि टाइम कंज्यूमिंग, टी से टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, अभी जब वो टाइम ले रहे हैं तो वो इतने महंगे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सैलरीज एंड ऑल इतनी महंगी हैं, तो वो कॉस्टली भी पड़ता है आपको। तो सी से क्या है, आपका कॉस्टली है। ठीक है, बिल्कुल, तो सी से आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कॉस्टली बनता है। लास्ट वाला सी कंपटीशन के लिए है। अगेन एप्पल का डिटर्जेंट याद आया कि कंपटीशन इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें पता ही नहीं है कि हमारे कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज में क्या होने वाला है। बिल्कुल, चलो ETCC याद हो गया। ई से इन्वायरमेंट, टी से टाइम, सी से कॉस्टली और सी से अगेन कंपटीशन। बिल्कुल दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो गया हमने जो कल पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो हमने लास्ट कल पॉइंट्स पढ़े थे, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या था, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी था। आप अपने इन्वायरमेंट को फोरकास्ट करके पहले से एक स्ट्रेटजी बनाते थे। बिल्कुल, बट फिर हमने देखा नो कंपनी कैन प्लान द फ्यूचर, everything cannot be planned in advance, there can be some unforeseen circumstances, some fresh market conditions, जिसकी वजह से there can be deviations between what was actually planned and what happened in actual। अच्छा, इसकी वजह से there can be strategic changes because of the changes in the dynamic business environment। सर बिल्कुल, आपने काफ़ी सारे कीवर्ड्स बोल दिए हैं, हमारे बुक में लिखे हुए हैं, आपको तो याद हो गए क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो। तो जब आप बार बार पढ़ा रहे हो आपको याद हो गए। ऐसे ही दोस्तों आपको भी याद हो जाएंगे, आप इसको बार बार पढ़ते रहना, देन आप रिवीजन वीडियोस भी देख सकते हो, आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमने पढ़ा था रिएक्टिव स्ट्रेटजी। वो क्या था, एक अडेप्टिव स्ट्रेटजी था। बिकॉज इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आए, देयर हैज टू बी an adjustment to the strategy of the company as per the fresh market conditions। ठीक है, तो वो क्या था, रिएक्टिव था। इसके बाद हमने क्लास में लाइन पढ़ी थी एक्चुअल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें हम बोल रहे थे कि वी नीड टू स्टिच टुगेदर प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी, और इसमें 2-4 कीवर्ड्स और थे जो आप कैप्सूल में जाके देख सकते हो। क्लियर है, कल हमने यही पढ़ा था, हमने क्वेश्चन बैंक किया था, सब क्वेश्चंस में देखा था। मेजरली आपके अगर ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो हमने ये देखा था कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है वो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको ये रिवीजन भी काफ़ी अच्छा लगा। अब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो रहा है। आपका कोई भी फीडबैक है डेफिनेटली मुझ तक ज़रूर रीच कीजिएगा। आप सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे आपको मिल चुके हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जो एक हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, वहाँ पे भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स लगे हुए हैं। डेफिनेटली आप उनको स्कैन करके मुझ तक रीच कर सकते हो। आपका कोई भी फीडबैक है, आई विल टेक इट विद ओपन हार्ट, और उसमें कुछ भी अगर बेटर कर सकते हैं या फिर आपको क्या बेटर लगा आप मुझे बताना चाहते हो, प्लीज़ मुझे रीच आउट करिएगा। ठीक है सर, चलो बहुत मज़ा आया हमें अब तक पढ़ के। अब चलते हैं आज की क्लास पे, शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर पानी पीना है पानी पी लो, 2 मिनट फ्रेश होना है हो जाओ। हमने जो कल पढ़ा था सब अच्छे से रिवाइज कर लिया है और आपको वो याद भी हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ऊपर। दोस्तों इंटेंट का मतलब क्या होता है, सर इंटेंट बना होगा ना इंटेंशन से। इंटेंशन इरादे, कि आप चाहते क्या हो करना।
सर यहाँ पे किसके इरादों की बात हो रही है? हमारे इरादे तो बहुत तरह तरह के हैं, बहुत हमारे अंदर सोच आती है। बिल्कुल, यहाँ पे आपके पर्सनल इरादों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस कंपनी के इरादों की बात हो रही है जो हमने कंपनी कल बनाई थी, सीए लिमिटेड की बात हो रही है। अच्छा, तो एक बार कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख दें, सीए लिमिटेड के इरादों की बात करनी है, कोई अपने इरादों की बात यहाँ पे नहीं करेगा। अच्छा सर, सीए लिमिटेड के क्या इरादे थे? हमने विजन स्टेटमेंट बनाई थी ना, विजन स्टेटमेंट में हमने अपनी कंपनी के इरादे ही तो बताए थे, उसका इंटेंट ही तो बताया था कि हम एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं इन द एफएमसीजी स्पेस। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बिल्कुल सही से समझ चुके हो। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? इंटेंट एक फिलोसफिकल बेस है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स की बात नहीं करते, हम कुछ फिलॉसफी की बात करते हैं, कुछ एक अपने एम्बिशियस गोल्स वगैरह रखते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि आपकी कंपनी एक्चुअल में करना क्या चाहती है, व्हाट पोजीशन योर कंपनी डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। वही बात होगी ना कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी क्या डिजायर है इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने शुरू करें। एक तो ये आपका फिलोसफिकल बेस है, ठीक है। इसके बाद सर ये कौन सेट करता है इंटेंट? हमने देखा था जब कंपनी शुरू करी थी तब तो अभी हमने मैनेजमेंट भी हायर नहीं करी थी, तब हमने स्टार्टिंग में सोचना शुरू किया था कि हमारा इंटेंट क्या होगा। फिर हमने सीईओ रखा, एमडी रखा, उन्होंने मिलके हमारे लिए विजन बनाया, एक कंपनी की इंटेंट सेट करी। तो ये कौन करता है? सीनियर मैनेजर्स, जो लोग आपके ऊपर बैठे हैं, काफ़ी सीनियर हैं, तो वो लोग आपकी इंटेंट सेट करेंगे। अच्छा ठीक है, अब इंटेंट होता क्या है ये हमने ऑलरेडी समझा। पर्पस क्या है आपकी कंपनी का? वाई द कंपनी एग्जिस्ट्स, आप क्या सर्व करना चाह रहे हो सोसाइटी को, आप क्या पोजीशन डिजायर करते हो टू अटेन इन द फ्यूचर। बिल्कुल वही आपके कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल जी दोस्तों, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पर्पस, कि आपका कंपनी का पर्पस क्या है। बिल्कुल, क्या आप डिजायर करते हो टू अटेन इन फ्यूचर। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है इंटेंट अब होता क्या है, कि हम कंपनी में करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगेन एक आपको यहां पे बॉक्स प्रोवाइड कर देगा, फ्रेमवर्क। ये हमारी इंटेंट है कि मुझे अब ग्लोबल लेवल पे जाना है। अच्छा, तो आप जो भी अगले डिसीजंस लोगे, जैसे भी करोगे, वो विद इन दिस फ्रेमवर्क करोगे ताकि आप अपने ग्लोबल लेवल वाले विजन को अचीव कर पाओ। अच्छा, तो ये तो हुई इंटेंट। अब देखते हैं जो कंपनी है वो अपनी इंटेंट लोगों को कैसे बताती है। इंटेंट तो आपकी सोच है, इंटेंशन है, बट आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे कि आपकी इंटेंट क्या होती है। तो उसके लिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं मेजरली। कैसे आप लोगों तक अपनी इंटेंट पहुंचाते हो? सबसे पहले विजन, फिर मिशन, उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं इन दोनों पे, व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन। ठीक है दोस्तों, चलो विजन हमने कल देखा था, कंपनी का विजन क्या होता है? एक इमेज जो कंपनी डिजायर करती है टू अटेन इन द फ्यूचर। बिल्कुल, वो क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्पिरेशन ही तो था। अगर मैं यहां पे लिखूं ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस, जब हमने बोला था कि मुझे अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, एक एफएमसीजी कंपनी ग्लोबल डेवलप करनी है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्पिरेशन ही तो है कि हम बिजनेस को लेके क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, और ये आपको ये भी बताता है कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, कि हम अपनी कंपनी को लेके कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मैं अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो विजन आपका क्या करता है? बताता है कि आपकी कंपनी कहाँ जा रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं इसके थोड़े और मतलब पे। ठीक है,
जब हमने विजन बनाया तब हमने क्या रखा, एक कंपनी का ब्लूप्रिंट रखा कि मैं क्या चाहता हूँ मेरी कंपनी बन जाए। बिल्कुल। तो अगर इसको मैं और वर्ड्स में बोलूँ, ये क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। अग्री विद मी दोस्तों, कि मेरी कंपनी की फ्यूचर में क्या पोजीशन हो उसका हमने एक ब्लूप्रिंट सजा दिया, एक क्रिएटिवली लिख दिया कि मेरी कंपनी फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। या फिर इसको अदर वर्ड्स में बोलूं, वेयर डू यू वांट टू लैंड, आप कहाँ पे होना चाहते हो इन फ्यूचर, ये आपका क्या है, विजन है। तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, यही कीवर्ड्स आपके कैप्सूल में भी यूज्ड हैं। तो आप इनको देख लो एक बार अच्छे से, मतलब आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। अब एक बार चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। आपको मैं डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट से एक बार दिखाता हूँ और उनका देखते हैं कि क्या विजन स्टेटमेंट है। हमने सीए लिमिटेड का तो विजन रखा, अब एक बार प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं कि कंपनीज का विजन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अब विजिबल है टाटा स्टील का विजन, मिशन एंड वैल्यूज। टाटा स्टील कंपनी काफ़ी फेमस है, आई होप सो आपको पता हो उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं एक बार टाटा स्टील कंपनी का विजन क्या है। चलो, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या लिखा है, विजन स्टेटमेंट। बिल्कुल दोस्तों, ये वही विजन है जो आपको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो ये कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कंपनीज कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रही हैं। तो ये मत सोचना कि जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ बुकिश है, आपको रट के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, वो तो करना ही है बिल्कुल, तभी आप सीए बनोगे। बट सीए बनने के बाद भी आपका करियर शुरू होता है, आपकी सही लाइफ शुरू होती है, तो उसकी तैयारी भी हम साथ साथ इसी बैच में करते रहेंगे। बिल्कुल। तो टाटा स्टील विजन क्या बोलती है, वी एस्पायर टू बी द ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर वैल्यू क्रिएशन एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। ये भी वही सोच रहे हैं जो हमने सोचा कि ग्लोबल लेवल पे हमें एक स्टील इंडस्ट्री का बेंचमार्क बनना है, हमें एक लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है। बिल्कुल ठीक है। फॉर वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इसी सब्जेक्ट में, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपका ये, प्रैक्टिकली आपको काफ़ी नॉलेज देने वाला है। तो वैल्यू क्रिएशन भी हम पढ़ने वाले हैं, एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। अच्छा, तो ये तो हुआ इसका विजन। तो इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे मिशन भी दे रखा है, मिशन पे हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले एक बार विजन देखते हैं। तो ये हुआ टाटा स्टील का विजन। एक बार एचडीएफसी का विजन देखें, ये लो, ये आपकी एचडीएफसी बैंक हो गई, इसका देखते हैं विजन क्या है, टू बी इंडियाज, इन्होंने इंडियाज का सोचा, हम ग्लोबल सोच रहे हैं, टाटा स्टील ने भी ग्लोबल सोचा, एचडीएफसी बैंक क्या बोल रही है, इंडिया, टू बी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिकमेंडेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों का भरोसा जीत सकें और लोग हमारी रिकमेंडेशन करें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर में। तो ऐसे करके कंपनीज अपना विजन रखती हैं, अपनी इंटेंट लोगों तक पहुंचाती हैं। देखा आपने कैसे टाटा स्टील ने बोला कि हम ग्लोबल लेवल पे स्टील इंडस्ट्री का बेंचमार्क बनना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक ने बोला कि हम इंडिया लेवल पे लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, भरोसा जीतना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, उस कंपनी की सोच तो हुई ना, उस कंपनी की इंटेंशन हुई। तो यही एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा चलो, अब एक बार विजन देख लेते हैं। विजन के कीवर्ड्स हमने देख लिया, अब चलते हैं मिशन के ऊपर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हाई लेवल पे बताऊं तो ये हमने सेट किया फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी क्या इमेज होनी चाहिए, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। बिल्कुल, तो ये दो कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा अब जो मिशन है, मिशन आपको ये बताता है कि कौन से बिजनेस में आप हो, व्हाट बिजनेस आर यू इन। यानी कि जैसे हम अपना एफएमसीजी स्पेस में हैं, तो मिशन में हम लिखेंगे कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको एम्बिशियस फॉर्म में लिखेंगे, मोटिवेशनल फॉर्म में लिखेंगे, ताकि लोगों को लगे कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की सोसाइटी की नीड्स को मीट करने के लिए ही वो बिजनेस चलाया जा रहा है। अच्छा सर, समझ आया हमें। तो जब आप मिशन लिखोगे तब आपको लोगों को बताना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर आप इस दुनिया में हो तो क्यों हो, फॉर फर्म, कि अगर आपकी कंपनी इस दुनिया में बिजनेस कर रही है तो क्यों कर रही है,
आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो, लोगों की किन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल। या इन अदर टर्म्स बोलूं, आपका पर्पस क्या है ऑफ द फर्म, किस पर्पस को आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। या फिर अगर इसको बोलूं कि व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स, बिल्कुल दोस्तों। तो इसमें आप ये भी बताते हो कि क्या बिजनेस में हो, आप क्या धंधा कर रहे हो, लोगों की नीड्स को आप कैसे मीट कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फर्म। बिल्कुल, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये कीवर्ड्स आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएं। अच्छा, चलो अब दोस्तों एक बात बताओ, हमने ये विजन लिखा, मिशन लिखा, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये क्या रीज़न है हमें लिखने का, ये पढ़ने का। कंपनीज ने अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हैं, क्यों करती हैं। सब दोस्तों सोचो, अपना दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा होगा कि ये पढ़ रहे हैं, मिशन स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं, वाई, व्हाट इज द रीज़न, क्या होता है, आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो सर एक काम करो, पहले आप ना हमें एक बार टाटा स्टील और HDFC का भी दिखा दो, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्यों करती हैं। पहले एक बार हमें दिखाओ होता क्या है प्रैक्टिकली। चलो चलते हैं, क्रोम पे वेबसाइट खोलते हैं टाटा स्टील की। पहले हमने विजन पढ़ लिया, चलो अब आप नीचे आओगे, अब ये बता रहा है अपना मिशन, देखा कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। चलो पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट विद द विजन एंड वैल्यूज ऑफ द फाउंडर जमशेदजी टाटा, आप सबको पता है इनके बारे में। अब यहाँ से आपका मिशन शुरू हो रहा है, टाटा स्टील स्ट्राइव्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस। तो इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, थ्रू, कैसे करेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंड मटेरियल्स। तो जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, और जो इनके पास फिजिकल मटेरियल्स हैं, उनका ये इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। द मीन्स इनविजिट टू अचीव दिस आर, कैसे करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंट विद मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बिल्कुल, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे बात कर दी, काफ़ी फैंसी वर्ड्स यूज़ किए, जिसमें इन्होंने ये भी बोल दिया कि हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे से यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अच्छे से यूज़ करेंगे, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जिससे हम अपने मिशन को अचीव कर पाएँ। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं HDFC का मिशन क्या है। HDFC बोलती है, वी वॉन्ट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज, अच्छा, फॉर अवर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू कमिटमेंट टू क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। तो कहीं ना कहीं आपने देखा दोनों का मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है, ये अपने थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में भी बता रहे हैं कि क्या पर्पस है फर्म के एग्जिस्टेंस का, व्हाट बिजनेस द कंपनी इज इन, और उसको मोटिवेशनल भी लिख रहे हैं कि आप कैसे उस मिशन को अचीव करोगे। कुछ एक फैंसी वर्ड्स लिख के, क्वालिटी, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्सफुलनेस। तो उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे फैंसी वर्ड से ये भी बताया कि आपकी कंपनी कैसे अच्छा काम करने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, चलो अब आपको पता चल गया प्रैक्टिकली भी विजन मिशन क्या होता है। अब आप मुझे ये बताओ मिशन लिखा क्यों। चलो आपने पहले स्किप कर दिया था क्वेश्चन, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच चुकी थी, सर आप हमें बताना नहीं चाहते, बट अभी बताओ मिशन क्यों। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हमने मिशन लिखा कि हम ये करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेंगे, मटेरियल्स को अच्छे से यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको नहीं लग रहा कि आपके लोग मोटिवेट होंगे, लोगों को अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे हमने पढ़ा, टाटा स्टील के बारे में पढ़ा, HDFC के बारे में पढ़ा, तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी मज़ा आया ये सुन के, है ना। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन, लोग जो हैं आपके मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसको कैसे अच्छे से यूज़ करना है, उसकी मोटिवेशन आपको मैनेजमेंट को मिलती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, अभी जब आपने बताया मिशन में कि आपको क्या क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, एक तो आपको उसको एलोकेशन भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जब भी रिसोर्सेज की बात आएगी आप इसमें दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आप एलोकेट करोगे, फिर
उनका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये दो कीवर्ड्स भी काफ़ी जेनरिक है, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने मोटिवेशन देखा, एक तो एम्प्लॉयज़ की या फिर इसको स्टेक होल्डर्स की बोल लो, सब लोगों की, और अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की। ठीक है, चलो इसके बाद जब हमने मिशन लिखा तो आपकी कंपनी को पता चला कि आपका पर्पस क्या है। आप यहाँ पे देखोगे हमने पर्पस ही तो बताया था, तो लोगों को सबको पर्पस पता चला कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यही तो इसका वाई हुआ कि आपको पर्पस पता चले, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसका पर्पस पता चले। अच्छा, और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पस पता चल गया तो सब लोग उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे, वही चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनना शुरू होगा। क्लाइमेट, वातावरण, इन्वायरमेंट, लोग फोकस्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे ताकि वो आपका टारगेट अचीव हो पाए। अच्छा, और इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चलता है कि आपको कंपनी को किस रास्ते पे लेके जाना है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और चलो और कुछ और पॉइंट बताओ, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं मिशन के। देखना, अब यहाँ पे जब हमने हायरार्की बनाई, विजन से मिशन, मिशन से गोल्स, गोल्स से ऑब्जेक्टिव्स, तो जब आपने मिशन सेट कर लिया, जो आपके आने वाले गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी हैं वो सेट करने के लिए भी आपको हेल्प मिलती है। अच्छा सर, इसका मतलब ये मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करने में भी मेरी मदद करती है। बिल्कुल, तो ये 5 पॉइंटर्स हमने पढ़े। वाई मिशन स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, तो उसके 5-6 पॉइंटर्स हैं। अब हम थोड़ी देर में कैप्सूल में भी जाएंगे, आपको मैं वहाँ पे भी जाके कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा दूंगा और वहाँ पे भी हम जाके एक बारी रिवाइज भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये भी हमें समझ आया। चलो, अब हमने मिशन स्टेटमेंट देखा ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे लिखा था, हमने अपनी सीए लिमिटेड का विजन तो लिख दिया था, अब उसका मिशन भी तो लिखना है। बिल्कुल सर, मिशन हमारी सीए लिमिटेड का क्या होगा, उसके लिए मैं अब आपको पहले से गाइडलाइंस दे देता हूं कि आपको कैसे लिखना होता है। गाइडलाइंस टू राइट अ मिशन, कौन सी गाइडलाइंस है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी का मिशन क्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखा वो मोटिवेटिंग तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, लोगों को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। इसके अलावा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, आपने उसको वेग नहीं लिखना, लोगों को समझ आना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। लंबे लंबे पैरे नहीं लिखते ने, 10 पेज 20 पेज, 1 या 2 लाइनें। देखा ना टाटा स्टील का, HDFC बैंक का, छोटा सा लिखेंगे, प्रिसाइज लिखेंगे, बट मोटिवेटिंग लिखेंगे, काफ़ी क्लियर लिखेंगे। अच्छा, और क्या है, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, आपकी कंपनी का मिशन क्या है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, एक स्पेशल आइडेंटिटी देगा जो सिर्फ आपकी कंपनी को बिलोंग करता है, आपकी कंपनी की आइडेंटिटी को देता है। तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्रिएटिवली सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि आपकी कंपनी किस मिशन के लिए उतरी हुई है, क्या पर्पस है आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस का, व्हाट बिजनेसेस द कंपनी इज करंटली इंगेज्ड इन। बिल्कुल ठीक है, और ये यूनिक होना चाहिए। जब कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल वो आपका यूनिक निकल के आएगा। और ये आपका क्या होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। बिल्कुल, आप किस बिजनेस में हो, क्या नीड्स आप लोगों की मीट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व कर रहे हो। तो इसके लिए हम लिख देंगे नीड्स, व्हाट इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई, कि लोगों की किन नीड्स को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश यहां पे कर रहे हो। सर ठीक है, आपने गाइडलाइंस तो बता दी, बिल्कुल, अब मिशन लिख लें सीए लिमिटेड का। चलो, काफ़ी यहाँ पे क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको सोच समझ के लिखना है मिशन क्या होना चाहिए। ये हर एक का अलग भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे, बट एक बार के लिए ट्राई करते हैं लिखने की। चलो लिखें यहाँ पे, टू इंगेज
in FMCG business, ठीक है, by using resources efficiently and effectively and create value for stakeholders। तो ये आपका कंपनी का मिशन हो सकता है। ये हमने मिशन लिखा सीएल लिमिटेड का, मैंने अभी एकदम से सोच के लिखा है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ऐसे ही आप भी सोच सकते हो, आपका मिशन अलग हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है मुझसे, ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैं आपसे अच्छा बनाऊं। तो आपका अगर एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आया विजन लिखो और मिशन लिखो तो आप लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चन बैंक में भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, हम थोड़ी देर में क्वेश्चन बैंक पे भी जाएंगे, तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कैसे विजन लिखना है और कैसे आपको मिशन लिखना है। ठीक है, चलो एक बार अब कैप्सूल में चलते हैं। कैप्सूल से आपको दिखा देता हूं क्या विजन है, क्या मिशन है। ठीक है, आ जाओ अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ऊपर। हमने आज की क्लास इंटेंट से शुरू करी थी, तो एक बार फटाफट आपको मैं कैप्सूल से भी दिखा देता हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, ये तो है एक फिलोसफिकल बेस, फिलोसफी की बातें करते हैं। हम बताते हैं हमारी कंपनी का पर्पस क्या है, बिल्कुल, व्हाट द कंपनी डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर, बिल्कुल सही है, वही कीवर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए। ये एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक डब्बा प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप अपने प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन कंपनी को लेके जा सकते हो। सर क्लियर है? चलो इसके बारे में थोड़ी देर में आते हैं, क्या ये कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, अभी हम लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद फिर हम इस पे भी आ जाएंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब विजन क्या होता है? विजन हमने देखा, व्हाट द कंपनी लैंड्स इन फ्यूचर, व्हाट इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी, द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, ये क्या है? आपका विजन है। तो जब भी कंपनी क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज विजन, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, रेफर्स टू द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, आप कहाँ पे जाना चाहते हो। ठीक है, एवरी सब सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन, बिल्कुल, जो कंपनी का हर एम्प्लॉय है, हर रिसोर्स है, वो उस कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालेगा। सर क्लियर है? चलो इसके अलावा अगर डेफिनेशन आई तो आप ये भी लिख सकते हो, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? एक रोड मैप है, एक रास्ता है कंपनी के फ्यूचर का, बिल्कुल, जो कि आपको स्पेसिफिक्स देने हैं अपनी टेक्नोलॉजी के, कस्टमर्स के, मार्केट्स के, कैपेबिलिटीज़ के। तो ये 4 तो आपके तरह के रिसोर्सेज हो गए, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट्स, कैपेबिलिटीज़, बिल्कुल। तो आपको रोड मैप देना है एक कंपनी के फ्यूचर का, 4 तरह के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स, मार्केट्स और कैपेबिलिटीज, जिससे आपको पता चले द काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं आप इनको अच्छे से कर सकते हो। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखाओ या ये वाली डेफिनेशन लिखाओ, बेस्ट है कि आप अगर दोनों लिख पाओ तो आपका काफ़ी अच्छे यहाँ पे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। एक बार याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड डेफिनेशन में हमने देखा था कि क्या आपकी कंपनी का ब्लूप्रिंट है ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड, ये 2 वर्ड्स। ठीक है, इस डेफिनेशन में रोड मैप ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, 4 तरह के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, मार्केट्स और आपके कैपेबिलिटीज, तो ये 4 रिसोर्सेज। इसके अलावा द काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। ठीक है दोस्तों, बाकी हम कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, आपको फिर से एक बारी याद हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन के ऊपर। क्या एसेंशियल्स हैं, क्या ज़रूरी है आपके स्ट्रेटेजिक विजन में होना? सबसे पहले तो ये एंटरप्रेन्योर चैलेंज है टू थिंक क्रिएटिवली। देखा वही वर्ड कि आपको क्रिएटिवली सोचना है कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, जिससे आप अपनी कंपनी को फ्यूचर के लिए तैयार कर पाओ। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे ग्लोबल लेवल पे एफएमसीजी लेके जाना है, तो इट इज़ फॉर द फ्यूचर, क्रिएटिवली सोचना है और एंटरप्रेन्योर्स को सोचना है, बिल्कुल। ये एक एक्सरसाइज है इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी लोकल शॉपकीपर्स देखे हैं, जैसे कि आपकी गली में शॉप्स होती हैं
ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, क्या उन्होंने भी अपना विजन सेट किया होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद नहीं सेट किया होता, क्योंकि वो बिजनेस तो कर रहे हैं, बट जैसे मैनेजमेंट करती है, बड़ी कंपनीज करते हैं, इंटेलिजेंटली वो इतना वहाँ पे ये सब प्रिंसिपल्स नहीं लगा रहे। तो ये क्या है? एक्सरसाइज है इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, अगर आपने स्ट्रेटेजिक विजन को अच्छे से बताया तो ये लोगों के बीच में कम्युनिकेट करेगी मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस, मैनेजमेंट की इंटेंट को, और लोगों में एंथुजियाज्म भी लेके आएगी, उनको मोटिवेट भी करेगी। ठीक है, और अगर आपने इसको अच्छे से लिखा तो ये आपकी कंपनी की डायरेक्शन बताती है, किस डायरेक्शन में आप अपनी कंपनी को लेके जाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो 4 हमने एसेंशियल्स पढ़े। 4 एसेंशियल्स क्या? पहले तो ये आपका एंटरप्रेन्योर चैलेंज है कि आपको क्रिएटिवली लिखना है आपकी कंपनी का फ्यूचर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गली की दुकान, ये एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। बिल्कुल। तीसरा, अगर आपने वेल आर्टिकुलेटेड किया तो ये लोगों के बीच में कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस को और एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा। बिल्कुल। और जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपने वेल वर्डेड विजन लिखा तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ द कंपनी को अच्छे से बताएगा। क्लियर है? तो जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं हाईलाइटेड हैं, आप इनको पढ़ोगे आपको याद होने की शुरू हो जाएंगे, बाकी रिविजन्स तो आप मेरे साथ करोगे ही। ठीक है सर, चलो अब आ जाओ मिशन के ऊपर। मिशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। मिशन क्या है? क्या रीजन है एग्जिस्टेंस का? आपकी फर्म कर क्या रही है दुनिया में? पर्पस क्या है? व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी लाइनें आप पढ़ लेना। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच है, मैं ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड नहीं करना चाहता। जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो ये क्या है? इट्स गोल्स, वेज टू रीच द गोल्स। तो जो हमने एक्सप्लेनेशंस करी हैं उसके अंदर ये सब कवर्ड है, तो कुछ यहाँ पे आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? ये भी हमने देखा कि मिशन क्यों ज़रूरी है, ताकि आपकी कंपनी का पर्पस पता चल सके, रिसोर्सेज को आप एलोकेट कर पाओ और उनको यूज़ कर पाओ रिसोर्सेज को। बिल्कुल। फिर आप क्लाइमेट सेट कर पाओ ऑर्गेनाइजेशन का, हमने ये भी पॉइंट्स पढ़े। देन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, तो ये सेम ही पॉइंट है तकरीबन, और उसकी डायरेक्शन कंपनी की पता चल सके। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो यहाँ से कीवर्ड्स कर सकते हो, वरना जो हमने प्रैक्टिस शीट्स बनाई हैं वहाँ पे भी हमने कीवर्ड्स लिख लिए हैं, मैंने आपको सब समझा दिया है। तो यहाँ से हम एक बार क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं ताकि आपको एक बार ट्रस्ट हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो हमने यहाँ पे लिखा है वही कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, फिर जब आपने मिशन लिखा तो ट्रांसलेशन आप करते हो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। बिल्कुल। ठीक है। टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, पर्पस क्या है वो बताओ, ये बार बार वही लाइन लिख रहा है। एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पस इनटू गोल्स, तो इसने वही लाइन लिख दी। इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। बिल्कुल। तो क्या रीजन है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? कंपनी का पर्पस पता चले, उसका डायरेक्शन पता चले। ठीक है। रिसोर्सेज का एलोकेशन कर पाओ, मोटिवेशन कर पाओ टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अब लोगों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोगों को मोटिवेट कर पाओ, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सेट कर पाओ। ठीक है। तो अगर आपने 5-7 पॉइंट्स लिखे, आपका काम काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने एक बार अच्छे से याद कर लिया है। बाकी अब आपको एफर्ट्स डालने हैं, इसकी रिविजन्स करते रहोगे, आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, आपको मैं फिर से याद करवा दूंगा। चलो, पॉइंट्स, गाइडलाइंस वाइल राइटिंग अ मिशन। तो जब आपको मिशन लिखना है, क्या गाइडलाइंस हैं, हमने ऑलरेडी समझा। कोई भी अभी कैप्सूल नहीं देखेगा, स्क्रीन भी नहीं देखेगा। चलो, स्क्रीन नहीं देखनी है, मेरे पास आ जाओ। चलो, कोई स्क्रीन नहीं देखेगा, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि क्या गाइडलाइंस हैं वाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल। हमने क्या क्या पढ़ा था? क्लियर होना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, लंबा लंबा नहीं लिखना, मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल। कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी लेके आनी है। बिल्कुल। यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, और लास्ट पॉइंट हमने एक लिखा था कि ये लोगों को बताना चाहिए कि व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई। ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स दोबारा से, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कॉपी नहीं करना, ठीक है,
मोटिवेशन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्पेशल आइडेंटिटी देगा और बताना चाहिए व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई। ठीक है दोस्तों, चलो अब आ जाओ दोबारा से मेरे पास। शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, मोटिवेटिंग, वही वर्ड्स हैं बिल्कुल। स्पेशल आइडेंटिटी देगा, बिजनेस एम्फेसिस और उसका रास्ता फॉर डेवलपमेंट, ये सब आपकी मिशन स्टेटमेंट को बताना है। अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई। आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, लोगों का कैसे भला कर रहे हो, लोगों के किन नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हो। विच कस्टमर ग्रुप्स इट इज टारगेटिंग, कौन से कस्टमर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो। जैसे जब हम डिटर्जेंट पाउडर बना रहे थे तो जो गृहिणियाँ हैं, जो औरतें हैं जो घर का काम कर रही हैं, या फिर अगर कुछ लोग जो भी घर की क्लीनिंग में इंगेज्ड हैं, वो आपका टारगेट है। एंड द टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज इट यूजेस एंड द एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स, बिल्कुल। यूनिक होना चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच दे आर डेवलप्ड, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आपके लिए यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल। एट दिस लेवल जो आपका स्ट्रेटजी है इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ SBU कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। सर अब ये SBU क्या होता है, थोड़ी देर रुको, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। थोड़ी देर रुको, आपको ये समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसर्न क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का, कि आप पूरी कंपनी के बारे में सोच रहे हो, किसी एक बिजनेस लाइन के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पे जो मिशन है वो सारी कंपनी एज अ होल का होता है, विजन सारी कंपनी एज अ होल का होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम कंसर्न नहीं है कि हमारा एक बिजनेस में क्या करने वाले हो, एक बिजनेस का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या है, आपको बिजनेस एज अ होल का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यहाँ पे बताना है, बिल्कुल। जब आप बिजनेस प्लानिंग करोगे तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप्स में आता है। आपकी कंपनी का विजन क्या होगा, आपकी कंपनी का मिशन क्या होगा। एवरी बिजनेस मस्ट क्लैरिफाई द कॉर्पोरेट मिशन एंड डिफाइन एक्यूरेटली द बिजनेस। हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो बताए कि उसका मिशन क्या है और अपने बिजनेस को एक्यूरेटली डिफाइन करे। तो ठीक है, ये वही बातें कहीं ना कहीं रिपीट है, इसलिए इसमें से कुछ कीवर्ड्स मेजरली नहीं निकल के आए, बट जो कीवर्ड्स हैं ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज मिशन, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्डिंग्स, इससे आपके नंबर बन जाएंगे। ठीक है सर, आगे चलो। ठीक है, आगे है कि जब आपको मिशन लिखना है तो कौन से क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे, आपके पास किन क्वेश्चंस का जवाब होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस का मिशन लिख पाओ। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। व्हाट इज अवर मिशन, हमारा मिशन क्या है। व्हाट इज अवर अल्टीमेट पर्पस, क्या पर्पस है आपकी कंपनी का, ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी कंपनी का मिशन लिख पाओगे। व्हाट वी वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक। व्हाट बिजनेस आर वी इन, क्या बिजनेस में हो। तब आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव देना है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव देना है, इंटरनल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना। जैसे कि मान के चलो जब हम डिटर्जेंट बना रहे हैं तब ये नहीं लिखना कि ठीक है डिटर्जेंट बना रहे हैं, ओके बना ही रहे हो वो तो, बट एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से लिखना है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से लिखना है कि हम लोगों की क्लीनिंग नीड्स को मीट करेंगे। हम लोग जब अपने डे टू डे लाइफ में कैसे वो अपने कपड़ों को, कैसे वो अपने डिफरेंट आर्टिकल्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, हम उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस बिजनेस में हैं। ऐसे आपको एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव देना है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव देना है, इंटरनल नहीं देंगे। ये आपके लिए एक MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली, क्या आपको अपना बिजनेस अच्छे से पता है, और whom डू वी इंटेंड टू सर्व। तो चलिए अब चलते हैं आगे। What brings us to this particular business, आपको पता होना चाहिए कि जब आप मिशन लिख रहे हो क्या, किस वजह से आप इस बिजनेस में आए हो, एंड इन व्हाट बिजनेस वी वुड लाइक टू बी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, जेनरिक क्वेश्चंस है, मैंने एक बार आपको रीड करवा दिए। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बारी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको रीड कर सकते हो। ठीक है सर, चलो आगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ठीक है, अब हमने कर लिया विजन, कर लिया मिशन, कर लिया। अब एक बार गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके इस टॉपिक में से। बिल्कुल, चलो
विजन एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। हाई लेवल पे आप कंपनी की फ्यूचर इमेज के बारे में बताते हो, एक ब्लूप्रिंट के बारे में बताते हो, व्हाट शुड बी द कंपनी, वेयर द कंपनी शुड लैंड इन द फ्यूचर, ठीक है। देन मिशन में आप बताते हो कि व्हाट बिजनेसेस यू आर इन, व्हाट इज द पर्पस फॉर विच यू आर डूइंग द बिजनेस, व्हाट नीड्स ऑफ द सोसाइटी यू आर फुलफिलिंग। तो ऐसे 2-4 लाइनें लिख के आपका ये मिशन का काम भी हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ गोल्स के ऊपर। जब आपके पास कंपनी का विजन आ गया कि मुझे एक अपनी सीए लिमिटेड एफएमसीजी कंपनी को ग्लोबल लेवल पे लीडर बनाना है, हमारे पास अब मिशन भी आ गया कि मुझे ये वाला काम एफएमसीजी बिजनेस में इंगेज करके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और वैल्यू क्रिएट करनी है स्टेक होल्डर से। चल, ये है हमारा मिशन जिसके लिए हम घर से निकले हैं। क्या ये मिशन इम्पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, वो एक मूवी है। यहाँ पे जो आपकी कंपनी अपने लिए मिशन सेट करेगी वो मिशन अचीवेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होंगे बट हम उसको अचीव करेंगे। तो सर उनको कैसे अचीव करेंगे? हमने सोचा कि हम ये करेंगे, बहुत बढ़िया, बट कैसे करेंगे? तो उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सर क्या गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम चीज़ होती है? नहीं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव कई बार हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट थ्योरेटिकली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। अच्छा, गोल्स जनरली देखा जाता है ओपन एंडेड हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपके जनरली रहते हैं क्लोज एंडेड। सर ये क्या मतलब है इस चीज का, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड? देखना, जब हम गोल्स की बात कर रहे हैं तब हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन की बात कर रहे हैं। मान के चलो 3 साल 5 साल, 3 साल 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, तो वो तो ही लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जिसमें हम बताते हैं कि मान के चलो मुझे सेल्स को ग्रो करना है, अच्छा, मुझे अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करना है, अच्छा, मुझे अपना मार्केट शेयर ग्रो करना है। तो ऐसे जब कुछ आप ओपन एंडेड चीज़ें रखते हो एक लॉन्गर टर्म होराइजन से, तो वो बनता है आपके लिए गोल, ठीक है। और जो आपके गोल्स होते हैं वो जनरली आप ऐसे डिफाइन करते हो कि आपका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे सेल्स अपनी डबल करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी 5 टाइम्स करनी है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो क्या है आपके लिए? गोल है। अच्छा, तो यहाँ पे सर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे अपने एंड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो सर, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स जनरली क्लोज एंडेड है, मतलब हम इसको थोड़ा सा जब गोल्स को और ब्रेक कर देते हैं इन मल्टीपल मेजरेबल टर्म्स, उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आपके जनरली 2 तरह के रहते हैं, एक तो आपके लॉन्ग टर्म और आपके शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म है ये आपके जनरली हम मान के चलते हैं 3 to 5 ईयर्स को कैटर करते हैं, और ये आपके क्वार्टरली हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं एंड ऑल। अच्छा, चलो एक एग्जांपल लें। मान के चलो मैंने सोचा कि मुझे आने वाले 5 सालों में सेल्स डबल करनी है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सेल्स मुझे करनी है 2x इन 5 ईयर्स, ठीक है। काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव है, 5 सालों में सेल डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, चलो अभी के लिए हमने एक इजी रखा। इजी क्यों रखना है सर? डिफिकल्ट करो आप इसके लिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हम अपने लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करवाएंगे। हम सेल्स उनको बोलते हैं 5 टाइम्स करो 5 सालों में। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपका सोच, हम काम अच्छा करवाएंगे दोस्तों से, कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, हमें ग्लोबल लेवल पे भी तो जाना है। तो हमने ऑब्जेक्टिव रखा 5 सालों में सेल्स 5 टाइम्स। तो सर जब आपको 5 टाइम्स 5 सालों में करना है तो कैसे करेंगे वो? तो दोस्तों देखो, उसको फिर हम ब्रेक करेंगे हर साल में। मान के चलो मैं बोलता हूँ आप 1 साल बाद एक काम करो 1.5x सेल कर दो, फिर उसके बाद 2x कर देना। तो हम धीरे धीरे उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्वार्टरली या फिर एनुअली डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने शॉर्ट टर्म। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ 5 ईयर्स, इसमें मैं बोलता हूँ कि आपको 5x करनी है अपनी सेल्स ईयर 1 ईयर 5। तो मैंने आपके ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप सेल्स अपनी 2x कर दो, यहाँ तक अपनी सेल्स आप 4x कर देना, और यहाँ पे आपकी सेल्स आके 5x हो जाएंगी। तो हमने डिवाइड कर दिया अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को इनटू अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव।
एनुअली भी कर सकते हो, फिर इसको हम क्वार्टरली डिवाइड कर लेंगे कि इस क्वार्टर में इतना सेल्स, इस क्वार्टर में इतना सेल्स, फिर वो क्वार्टरली सेल्स को मंथली डिवाइड कर सकते हो। दैट इज़ हाउ प्लानिंग होती है कि एक बार आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करके फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। ठीक है सर, हमें समझ आया। ठीक है, चल अब क्या फ़ायदा है, क्यों हम ये ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ताकि जब आपकी कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस शुरू हो आपको पता चल सके कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर मान के चलो हमने यहाँ पे सोचा कि सेल्स मेरी 2x हो जाए, बट सेल्स सिर्फ हमारी 5x हुई, तो क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए? नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये वाला अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मीट करना है, आपको अपने विजन और मिशन को मीट करना है, तो आपको इनको कंपेयर करके चलना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, और अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है तो आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। अच्छा सर, इसलिए सेट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने से आपको लगता है कि आपके पास एक यार्ड स्टिक मिली, आपके पास एक मेजरेबल परफॉर्मेंस मिला, मेजर मिला, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कहाँ जाना है। तो यही मेजरली हमारे कीवर्ड्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने से मान के चलो आपने सोचा कि मुझे सेल्स अब 2x करनी है, तो जब आपको सेल्स डबल करनी है आपको एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो सकता है ज़्यादा करना पड़े, प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च करने पड़े, या आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग में चेंजेस करने पड़े, या प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंजेस करने पड़े। तो ये सब बिजनेस डिसीजंस हैं आपके। तो बिजनेस डिसीजंस लेने का आपके पास बेस क्या है? आपका ये ऑब्जेक्टिव। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ही अपने बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ताकि आपके डिसीजंस ऐसे हों कि आप ये ऑब्जेक्टिव मीट कर जाओ। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव आपके लिए एक बेसिस भी बनते हैं, ताकि आप अपनी कंपनी के मेजर डिसीजंस को ले पाओ। क्लियर है दोस्तों? चलो, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब आपने कंपनी बनाई होगी, सीएल लिमिटेड हमने बनाई थी कल, बिल्कुल, तब हमने क्या सोच के बनाई थी कि सीएल लिमिटेड काम अच्छा करेगी, हमेशा अच्छा करता रहेगी, ये चलती रहेगी कंपनी। तो क्या सिर्फ आपने कंपनी 5 सालों के लिए सोच के बनाई थी? नहीं सर। क्या आपने 1 साल का ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखा, इसको सोच के कंपनी बनाई थी? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप इनको मीट करोगे, ठीक है, फिर नया ऑब्जेक्टिव आएगा उनको मीट करोगे, फिर एक नया ऑब्जेक्टिव आएगा उनको मीट करोगे, ऐसे ही आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी मीट होंगे। अच्छा, तो इसके बाद आप फिर से एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। ऐसे ही आईसीआई भी आपको बोलता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग और इसका अचीवमेंट का प्रोसेस है, ये अनएंडिंग प्रोसेस है। आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव, आप मीट करते रहते हो, तो इट कीप्स ऑन कमिंग, इट कीप्स ऑन कंप्लीटिंग। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। क्लियर है? चल ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जिसमें से क्वेश्चन भी आता है आपके पास। ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, या फिर जब आपको ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हेडिंग लिखूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलो अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के, इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले, याद है, खुद ही गलती करी थी जब मैंने बोला कि सेल्स 2x करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं उनके लिए, ताकि लोगों को कुछ मोटिवेशन तो मिले, जब वो काम करें उन्हें कुछ काम करने में मज़ा तो आए, कुछ चैलेंजिंग तो लगे। इसीलिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएगा हमारे लिए चैलेंजिंग, कि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करो जो उनके लिए चैलेंजिंग हो। अच्छा, तो जब आपने मुझे 5x सेल्स का टारगेट दिया, तो मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मुझे तो मोटिवेशन मिल गया कि मुझे इतना काम करना है कि कंपनी की सेल्स 5x हो जाए। सर नहीं, आपको तो आलस आ जाना चाहिए, आप तो जॉब छोड़ दोगे, आप कहोगे ये तो 5 गुना सेल्स मांग रहे हैं 5 सालों में, छोड़ो इतनी खपाई कौन करेगा, हम जॉब स्विच करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं सोचना, हम कंपनी के अच्छे के लिए काम करेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्टिव हमें मिला है, ऊपर वाली कॉर्पोरेट लेवल ने बोला कि आप 5 टाइम्स सेल करो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी,
हमें अच्छे से अप्रेजल्स चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, तो हम बहुत खुश हो गए कि हम पूरी मेहनत करेंगे लगन और श्रद्धा के साथ। लगन और श्रद्धा एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। लगन और श्रद्धा के साथ हम अपनी सेल्स को 5x करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो मुकेश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास श्रद्धा और वगैरह ही हो, मुकेश के साथ भी हम सेल्स 5x कर सकते हैं। ठीक है सर, एम्प्लॉयज़ के नाम पे मत जाओ आप अपने फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल। चैलेंजिंग, इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, मोटिवेटिंग। आपके एम्प्लॉयज़ क्या होने चाहिए? मोटिवेट होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब भी ऑब्जेक्टिव रखना है उसके साथ टाइम हायरार्की जुड़ा होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सेल्स 5x कर दो, भाई कितने टाइम में करो, ऐसे तो वो 100 साल ले लेगा 5x करने में। आपको उसको टाइम भी बताना है कि कितने टाइम में उसको सेल्स 5x करनी है। इसका मतलब उसमें एक टाइम डायमेंशन होना ज़रूरी है। इट शुड हैव अ टाइम फ्रेम। सर यही है हमारे कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बहुत तसल्ली से समझा रहा हूँ, जैसे हम रेगुलर बैच में करते हैं। मैं आपको काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दूँ। क्वेश्चन बैंक तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, तो हमारी अप्रोच काफ़ी सही जा रही है फास्ट ट्रैक बैच में भी। बिल्कुल ठीक है सर। चलो, इसके अलावा जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स रखोगे उनको मेजरेबल होना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि सेल्स 5x करना है, आप उसको मेजर कर सकते हो इन द अमाउंट टर्म्स। आप ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे, भैया काम करना सेल्स ना बढ़ा देना, भाई कितनी बढ़ा देना ये तो बता दो, कितने पीरियड में बता देना ये तो बताओ। तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो उनके साथ टाइम जुड़ा होना ज़रूरी है और उनको मेजर किया जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा कि मेरे कस्टमर्स खुश हो जाएं। लो जी, अब खुश हो जाएं को आप कैसे मेजर करोगे? अगर तो आपने कुछ मेजर बनाया है, वेरी गुड, बट अगर कुछ आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हो जिसके साथ मेजर रखना मुश्किल है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स के अच्छे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है सर, समझ आया। चलो अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, आप कुछ वेग नहीं रखोगे, वो क्लियर होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और इसको अचीव करने से आपके गोल्स, आपका मिशन, आपका विजन भी अचीव होना चाहिए। अच्छा, और इससे जब आप ये करोगे तो अगेन वो पॉइंट लिख दें एक बारी। इसको अगर आपने किया तो आपका जो मिशन है, आपका जो पर्पस है, वो कंपनी का अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे सेट करने हैं, ऐसा नहीं बोलना कि मान के चलो सब एम्प्लॉयज सो जाएं। ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट ये क्या आपका मिशन अचीव करवाएगा? क्या ये आपका पर्पस अचीव करवाएगा? नो सर। हमारा मिशन क्या था, विजन क्या था? कंपनी ग्लोबल लेवल पे अच्छी एफएमसीजी बने, तो उसके लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो भी तो ऐसे रखो जिससे आपका मिशन और आपका पर्पस अचीव हो पाए। बिल्कुल सही है सर, आप सही कह रहे हो, हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अगेन रिसोर्सेज का। मान के चलो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे सेल्स 5x करनी है 5 सालों में, बट आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है, या फिर आपके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप सेल्स को 5x कर सको। तो करेक्टरिस्टिक्स जब बनाने हैं, आपको अपने रिसोर्सेज का, कंस्ट्रेंट्स का भी ख्याल रखना है कि आपके जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स भी वैसे ही सेट करने हैं। क्लियर है? चलो दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हो एक बारी के लिए। थोड़ी देर में चलते हैं अपने कैप्सूल के पास, फिर हम चलेंगे अपने प्रिय क्वेश्चन बैंक के पास, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को कर देंगे हम समाप्त। ठीक है, चलो आ जाओ चलते हैं एक बारी के लिए अपने कैप्सूल के ऊपर। सब बच्चे आ जाओ कैप्सूल पे। ठीक है, तो आओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। पिछला हमने पढ़ लिया था। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट्स या ग्रोथ टू बी अचीव्ड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। जैसे कि हमने बताया 5 सालों में सेल्स 5x, तो ये काम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। अच्छा, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसलेट करती हैं देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने पहले ही समझ लिया, पहले विजन, विजन से आया मिशन, इससे गोल्स, इससे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे करके विजन और मिशन को कंपनी ट्रांसलेट करती हैं इनटू देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ठीक है। चलो
अब अगर क्वेश्चन आया गोल के ऊपर तो आपको इतना लिख देना है व्हाट इज गोल, जनरली आएगा नहीं, कंबाइंड क्वेश्चन आता है अगर आया तो, बाकी इसमें थोड़े से चांसेस कम है, कंपैरेटिवली विजन और मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोल्स क्या हैं, ओपन एंडेड है, हमने समझा। द एंड रिजल्ट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव विद द हेल्प ऑफ अ ओवरऑल प्लान ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लोज एंडेड है, हमने समझा। टाइम बेस्ड है, टाइम होना ज़रूरी है, और ये मेजरेबल हैं, आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि सेल्स, खुश हो जाओ इज़ नॉट अ मेजर, बिल्कुल ठीक है। टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करना है, बिल्कुल। विच हेल्प इन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड ट्रांसलेट द गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स, हमने ऑलरेडी समझ लिया क्या होता है लॉन्ग टर्म, क्या होता है शॉर्ट टर्म। अच्छा चलो, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट्स, द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स इट वांट्स टू अचीव, बिल्कुल। दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक्स, हमने देखा ये आपको एक यार्ड स्टिक देते हैं जिससे आप अपनी एक्चुअल के साथ कंपेयर कर पाओ कि मैंने ये सोचा था 2x हो जाए बट मेरा हुआ 1.5x, तो आपको एक यार्ड स्टिक मिल गया, एक आपके पास बेंचमार्क आ गया कि आपको ये तो अचीव करना ही था। ठीक है सर, समझ आया। फॉर ट्रैकिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर मेजर डिसीजंस, सर इसका भी आपने बताया कि मुझे सेल्स कैसी रखनी है, प्रमोशन कैसे रखना है, एडवर्टीजमेंट, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो जो भी डिफरेंट डिसीजंस हैं उसका बेसिस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स, मुझे क्या अचीव करना है, उसी हिसाब से ही तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स रखूंगा, अपने डिसीजंस लूंगा, बिल्कुल ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आया तो एक ये लाइन भी लिख देंगे, हाउएवर इन प्रैक्टिस नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन बोथ द टर्म्स एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट, ठीक है। चलो, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल, जब हमने जो कल ही बनाई है सीए लिमिटेड उसके ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, तो क्या कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव रखने नहीं ज़रूरी, सर बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन एन अनएंडिंग प्रोसेस, हमने समझा कि एक बार ऑब्जेक्टिव मीट हो गया ओके, फिर नया ऑब्जेक्टिव, फिर नया ऑब्जेक्टिव, दिस कंटिन्यूस एवरी टाइम such that organization sustains themselves, ठीक है। Then objectives are needed at all organization levels, आपको सब लेवल पे चाहिए, सर लेवल्स क्या होते हैं, थोड़ी देर में रुको, हम अभी 3 लेवल्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, और ये आपको क्या बता रहा है कि तीनों लेवल्स पे ऑब्जेक्टिव होने ज़रूरी हैं। ये सिर्फ टॉप लेवल को सेट नहीं करने कि कॉर्पोरेट लेवल ने सेट कर दिया तो ओके, नहीं, सब एम्प्लॉयज़ को अपने हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं, ताकि वो एम्प्लॉयज़ अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करेंगे तो कंपनी के बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे, बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव मीट हुए तो कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके मीट होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब दीज आर नीडेड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, एमसीक्यू में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग शुड नॉट स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स which need to be broken down into performance target for each separate business, product line, function department and individual work unit, तो जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स कंपनी लेवल पे सेट किए उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते रहो, ताकि छोटे यूनिट्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट किए, आपके लार्जर यूनिट का ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाएगा। सर क्लियर है, समझ आया। चलो अब चलते हैं इस पार्ट के ऊपर जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स को मीनिंगफुल होने के लिए उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा कि इससे आपका अचीवमेंट होगा मिशन एंड पर्पस का, बिल्कुल। हमने ये भी पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग में ये आपके लिए बेसिस बनते हैं, कंक्रीट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम फ्रेम होने चाहिए, बिल्कुल, मेजरेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो आप इनमें से कुछ भी, आपको जो पॉइंट्स अच्छे से याद हो वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, देन कंस्ट्रेंट्स में होने चाहिए विद द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। दिस शुड कोरिलेट विद ईच अदर, यानी कि अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया तो दूसरा ऑब्जेक्टिव का आपस में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दोनों उल्टी उल्टी साइड को नहीं जाने चाहिए। अच्छा, देन दीज आर स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल,
जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ, मैनेजर हूँ, जिसको मुझे बोला सेल्स 5x करोगे तो आपको ना 50% बोनस दिया जाएगा। तो मेरा परफॉर्मेंस बोनस किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए कि नहीं। तो ऐसे ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्टैंडर्ड बनते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो, एम्प्लॉय लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे भी, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी थी, बुरी थी, उसको अच्छा करना है और ख़राब कैसे करने से बचाना है। तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर क्लियर है? चलो इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, उसमें जो ये क्वेश्चंस आए हैं उसको भी देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद अ नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि ऑब्जेक्टिव्स आपके दो तरह के, शॉर्ट टर्म क्वार्टरली या फिर एनुअल हो सकते हैं, जिस आप डिलीवर करोगे इमीडिएट परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। देन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जो आपको 3 to 5 ईयर्स में अचीव करने हैं, थोड़े से लंबे समय के लिए टारगेट्स आप रखते हो। व्हाट टू डू नाउ टू पुट द कंपनी इन अ पोजीशन टू परफॉर्म बेटर डाउन द रोड, कि आने वाले टाइम में आप अपनी कंपनी को कैसे अच्छा कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जिसमें से ICA आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एरियाज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्या एरियाज हैं, कहाँ कहाँ आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए? या फिर एक और क्वेश्चन की वर्डिंग है 7 की एरियाज स्ट्रेटेजिक प्लानर्स शुड कंसंट्रेट टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जब भी ऑब्जेक्टिव्स के एरियाज की बात हो, आपके पास ये 7 एरियाज हैं, आपको इनका ख्याल रखना है। तो इसको भी आप याद करके जा सकते हो, 7 पॉइंटर्स आपको एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन, बिल्कुल कि जब आप मार्केट में जाओगे आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छा होना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अच्छा होने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी, कि आपकी एफिशिएंसी एंड ऑल सब अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। सॉरी, प्रोडक्टिविटी अच्छी करने के लिए जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर काम पे लगी हुई है, वो भी तो खुश होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय रिलेशंस और एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। अच्छा, तो जब आपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दिया, एम्प्लॉयज़ को अच्छा रखा, तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई? अच्छी हो गई, प्रॉफिट्स अच्छे हुए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई। अच्छा, जब आपने ये सब किया तो आपको पब्लिक को नहीं भूलना, नॉर्मल पब्लिक जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है, आपके स्टेक होल्डर्स, उनका भी ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी, आपको जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, नई चेंजेस आई हैं, उनको ठीक करते रहना है। तो इसको याद करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको ऐसे बकेट्स बना सकते हो जैसे मैंने बनाई। सबसे पहले नंबर पे आप सोच लो, आपको कंपटीशन के बारे में सोचना है। कंपटीशन को ठीक करने के लिए आपके पास प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी के लिए आपके दो पार्टीज खुश रहनी चाहिए, एम्प्लॉयज़। अच्छा, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ रिलेशंस पे ध्यान देना है, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो जब आपने ये सब किया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो गई। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हुई, सब ठीक है, बट अपने नॉर्मल पब्लिक को नहीं भूलना, अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाएंगे। तो जब ये सब कर लिया, फ्यूचर में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप में भी हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर है? तो ये एक तरीका है याद करने का। दूसरा तरीका, अगेन आपके पास कीवर्ड है पीसेप्ट। पीसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको इजी करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप अपने तरफ से भी बना सकते हो। पीसेप्ट, सर पी से पब्लिक, ठीक है, पी से प्रॉफिटेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी। अच्छा, देन ई से आपके एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, ठीक है, सी से आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अगेन ई से आपके एम्प्लॉय रिलेशन, पी से पब्लिक और टी से आ गई टेक्नोलॉजी। पीसेप्ट बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे ऐसे थोड़ा याद करना आसान लगता है। अगर आपको पीसेप्ट से याद करना इजी लगता है, आप कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप इसको ट्राई करना कि आपको मेजर पॉइंटर्स इसमें से याद हो। ठीक है, बाकी कल हम जब रिवीजन करेंगे तब मैं दोबारा आपको इसकी रिवीजन करा दूंगा कैसे याद करना है। ठीक है, इसकी भी रिवीजन कर लेंगे और आपको अपनी कॉपीज के ऊपर अपने कैप्सूल मॉड्यूल में ऐसे करके आप लिख लीजिए 1, 2, जिससे आपको याद रहे कि आपको किस थॉट प्रोसेस में सोचना है। इसको इकट्ठे सोचा, इसको इकट्ठे सोचा, फिर इसको अलग से सोच लेंगे, इसको अलग से सोचेंगे और लास्ट में हम ये करेंगे। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं टॉपिक पे, बेनिफिट्स क्या हैं क्लियरली एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स के। आपको एक डायरेक्शन मिलती है, सिनर्जी मिलती है, प्रायोरिटीज आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, अनसर्टेनिटी कम होती है। तो जनरल से पॉइंटर्स हैं, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस कम है, बट मेजर जो क्वेश्चंस इसमें से बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है, बट चांसेस कम है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आया तो। काफ़ी बार इंस्टीट्यूट आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछती रहती है, और मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं एक वैल्यूज़ के ऊपर, बट वैल्यूज़ पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ना बता देता हूँ कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे। देखना, अभी तक हमने इंटेंट पढ़ा, उसके अंदर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पढ़े, मतलब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, जो कि है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ है फिलॉसफी की बातें, जो कि एक बारी मैं यहाँ पे वेबसाइट्स में अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जब हमने टाटा स्टील का देखा था, इन्होंने विजन बताया, मिशन बताया, साथ ही इन्होंने अपनी वैल्यूज़ की बात की। तो वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, कॉरपोरेट्स अपनी मेजर वेबसाइट्स पे ये लिखती हैं। बट वैल्यूज़ होता क्या है? वैल्यूज़ होते हैं जैसे इंसानियत आप है, ठीक है, वी आर ह्यूमंस, तो हमारे अंदर कुछ एक वैल्यूज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ कॉरपोरेट्स भी फॉलो करती हैं, जिसको हम कॉरपोरेट वैल्यूज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टाटा स्टील की। एक बार टाटा स्टील की वैल्यूज़ देखें, ये लोग भी बोल रहे हैं, ये लोग इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं, फेयर हैं, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, अच्छा, एक्सीलेंस है, पैशनेट है अबाउट अचीविंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, अच्छा, फिर यूनिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का से काम करते हैं, और पेयरिंग में भी विश्वास रखते हैं। तो ये क्या है? टाटा स्टील की वैल्यूज़ हैं, वो सिद्धांत हैं जो टाटा स्टील फॉलो करती है। बट सर ये क्यों वैल्यूज़ लिखी जाती हैं? मान के चलना आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जब आपके पास डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे डिसीजन लिया जाए। तब एज अ कंपनी आप डिसीजन ऐसे लोगे जिससे आपकी ये वाली जो कोर वैल्यूज़ है एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट हों। आप इनको कभी भी ब्रेक नहीं करोगे, इनको कंपनी मेंटेन करती है एट ऑल कॉस्ट्स। अच्छा सर HDFC बैंक की क्या वैल्यूज़ हैं, एक बार ये भी बताओ। चलो HDFC बैंक की वैल्यूज़ में थोड़ा सा इन्होंने पैराग्राफ लिखा है। अवर एम्प्लॉई फोकस अप्रोच स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। देखा, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में बात करी थी। वेयर दे डेवलप एन इमोशनल कमिटमेंट टू द कंपनी एंड गो द एक्स्ट्रा माइल टू लेवरेज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखा, जो हम पढ़ रहे हैं हूबहू वही यहाँ पे लिखा गया है। तो आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसको अपने अंदर समेट लो, सारी लाइफ आप इसको यूज करने वाले हो। कस्टमर सेंट्रिक पुट्स अवर कस्टमर्स एंड देयर इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी, अच्छा, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस फॉर मिटिगेटिंग देयर नीड्स। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी वैल्यूज के बारे में बताया है। अब देखते हैं ICAI आपको क्या पढ़ाती है वैल्यूज के बारे में। ICAI बोलती है वैल्यूज क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह आपको कंपनी के अंदर ये मिलते हैं। फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लोगे तो उसकी बेस पे आपकी ये वैल्यूज़ हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यूज़ इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विद नो रियल इंटेंट। तो वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी जड़ों में समाये हुए हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, यहाँ पे जो आपके वैल्यूज़ हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट होने चाहिए, फाउंडेशन में होने चाहिए, और मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। इनको कभी भी टूटने और बिखरने नहीं देना है, ठीक है। डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शंस। वैल्यूज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। तो वैल्यूज कहाँ से आती हैं? जो कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की, उन्होंने जो सोचा कि कंपनी की भी ये वैल्यूज होनी चाहिए, तो वहीं से कंपनी की वैल्यूज आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे आर द सोर्स ऑफ कंपनीज डिस्टिंक्टिवनेस एंड मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। अच्छा, इनके इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस दोनों होते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी। तो ऐसे करके थोड़ी सी ज्ञान की बातें आप यहाँ पे कर सकते हो कि जो आपको प्रिंसिपल्स रिस्पेक्ट करने हैं कंपनी को, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। संदीप भाई साहब हैं, HR मैनेजर हैं,
थिंक्स करते हैं कि इंटेंट इज बिगर कॉन्सेप्ट देन वैल्यूज, इज ही राइट? तो उसने लड़ाई करवा दी इंटेंट की और वैल्यूज की, पूछ रहा है क्या बेटर है। तो हम क्या बोलेंगे, देखना, इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, बट वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा मेंटेन होने चाहिए। जो आप अपने इंटेंट रखते हो उसका बेस भी तो आपकी वैल्यूज हैं, कि आपको इंटेंट, अपनी विजन, मिशन ऐसे रखने हैं जो आपकी वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करे। अच्छा, तो इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा वाइडर है देन द इंटेंट। बाकी आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ नई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इस टॉपिक में क्वेश्चंस देखते हैं क्या आए हुए हैं। वंस वी डन दिस क्वेश्चंस तो फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल्स, जो अपने 3 लेवल्स हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर। हमने क्वेश्चन कहाँ तक कवर कर लिए थे दोस्तों, बताओ मुझे। ये कर लिया, ये सब कर लिया था हमने, लिमिटेशंस कर लिए थे, रमेश शर्मा क्वेश्चन हो गया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 से करना है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक खोलो, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 के। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, शॉर्ट नोट लिखो ऑन एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। क्वेश्चन कब का है, आरटीपी नवंबर 18 का है। अच्छा सर, एसेंशियल्स आपने पढ़ाए थे, बिल्कुल याद आया वो क्रिएटिविटी वाला पॉइंट जो गली की दुकान में था। अच्छा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल। फ्यूचर की कुछ हमने बात करी थी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर चैलेंज की बात करी थी, बिल्कुल। फिर हमने कुछ एंथुजियाज्म की बात भी करी थी। अच्छा, वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मिशन की बात करी थी, जिससे आप अपनी कंपनी की जो थॉट प्रोसेस है लोगों तक पहुंचा सकते हो, बिल्कुल। तो ये वही पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स वाले। देखते हैं, द एंटरप्रेन्योर चैलेंज in developing a strategic vision is to think creatively how to prepare a company, is an exercise in intelligent entrepreneurship, a well articulated creates enthusiasm और clearly illuminates the direction। तो वही पॉइंट्स हैं जो हमने कैप्सूल में पढ़े हैं। तो इसमें आप एक बार देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन? सर आपने हमें डेफिनेशन करवाई थी स्ट्रेटेजिक विजन की, एक तो रोड मैप वाली और एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट वाली, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इन्होंने डेफिनेशन कौन सी लिखी है, रोड मैप वाली लिखी है। स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, कस्टमर, याद हमने 4 रिसोर्सेज की बात करी थी। फिर हमने उन रिसोर्सेज को जब अचीव किया था तब हमने ये भी बात करी थी व्हाट काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। तो वही पॉइंट्स हैं, बार बार मैं आपको यही बताता हूँ कि कैप्सूल पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन बैंक आपका एक बार देख सकते हो फॉर अ रेफरेंस, बिल्कुल। Where we are to go and provides a convincing rationale why this makes a good business sense। अच्छा, essentials वही जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वही पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें कोई भी नई बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीपी मई 23 का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फोकसेस ऑन द क्वेश्चन हु आर वी एंड व्हाट वी डू, एक्सप्लेन ब्रीफली। अच्छा, तो इन्होंने एक ज्ञान की लाइन क्वेश्चन में ही लिख दी, ठीक है, और बोला एक्सप्लेन करो। इसका मतलब क्या है, आपको मिशन के बारे में लिख के आना है, मिशन क्या है। तो जो भी आपने कैप्सूल में हमने पढ़ा है अभी, मिशन क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। देखना, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हमने देखा था। हु आर वी, व्हाट वी डू, क्वेश्चन की लाइन उठा के यहाँ पे लिख दी, स्मार्ट वर्क कर दिया, ठीक है। Mission statements broadly describe an organization's present capabilities, customer focus, business makeup, ठीक है। What customers it serves, what needs it satisfies, what type of product it offers। तो वही लाइनें कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन की इस लाइन को कैटर करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अभी देखना वही लाइन जो कैप्सूल में हमने पढ़ी थी, ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इन ओन स्पेशल आइडेंटिटी, पाथ फॉर डेवलपमेंट brings the organization to the business, what existence it seeks, what purpose it seeks। तो वही जो हमने पॉइंट देखे थे वही कैप्सूल में से उठा के यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आ गए हैं। क्लियर है, आईसीए वाले ही आंसर हैं, आंसर्स मैंने चेंज नहीं करे, बस आपका कैप्सूल काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है, जो आप वो कर लोगे तो आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एसएम का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल आरटीपी में आया है, अगेन आरटीपी में आया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। Mr. Raj has been hired as the CEO of XYZ Limited। अच्छा,
ऑफ एफएमसीजी कंपनी दैट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। मतलब पहले तो ये एफएमसीजी कंपनी कर रहे थे, बट अब इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, कॉस्मेटिक्स में भी आ गए। अच्छा, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड, ये इनके ब्रांड का नाम है कॉस्मेटिक्स के लिए। XYZ wishes to enrich the lives of people with its products that are good for skin and produced in ecological beneficial manner using herbal ingredients। तो इन्होंने अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी है। अच्छा, ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज। तो आप कौन हो? राज हो। राज कौन है? CEO है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो 2-3 बार आ चुका है। तो ड्राफ्ट एंड मिशन स्टेटमेंट आपको कहने को बोल सकता है। अच्छा, तो जब भी आपको विजन बनाना है, हमने देखा था आपको कंपनी के लिए एक एम्बिशियस फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो यहाँ भी कंपनी क्या है? एक एफएमसीजी कंपनी है। आप बोल सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि XYZ लिमिटेड कंपनी एक ग्लोबल लीडर बने इन द एफएमसीजी कंपनी विद द एज वेल एज कॉस्मेटिक्स, या फिर एक बेंचमार्क बने। साथ में कुछ आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो। एक बार ICAI देखते हैं क्या करती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप एक आधी लाइन विजन को एक्सप्लेन करने में लिखोगे। विजन होता क्या है? तो उसके लिए आपका कैप्सूल के कीवर्ड्स काम आएंगे। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। तो ये वही वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने विजन की लिख दी है। अच्छा, मिस्टर राज शुड एम टू पोजीशन फ्री गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी। अच्छा, इट मे हैव अ विजन। तो विजन क्या लिख रहे हैं? इंडियाज लार्जेस्ट, हम ग्लोबल सोचते हैं, इन्होंने इंडियाज लार्जेस्ट लिख दिया। ब्यूटी केयर कंपनी दैट इम्प्रूव्स लुक्स गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू पीपल। तो इसने कहीं ना कहीं यहाँ ही से लाइन्स उठा के नीचे डाल दी हैं। तो सर क्या हमें सेम विजन लिख के आना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए? बिल्कुल भी नहीं, आपको कभी भी ऐसा याद नहीं हो सकता। और ये वैसे भी कोई रूल नहीं है कि विजन ऐसे ही लिखना है। ये आप क्रिएटिवली अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हो। क्या लिखना है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप लिख सकते हो कि जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी शुड बी अ ग्लोबल लीडर इन द FMCG स्पेस। ओके, और यहाँ पे कुछ आप इसके नए ब्रांड के बारे में भी 1-2 लाइनें लिख के आ सकते हो। अच्छा, ठीक है, अब चलते हैं मिशन के ऊपर। मिशन को पहले 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देंगे। वही वाली लाइन, डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच इट्स गोल्स, एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। तो जो हमने कैप्सूल में पढ़ा था वही लाइन मिशन की यहाँ पे आ गई। ठीक है, और क्या बता रहा है? इट इज़ डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स एंड ऑल। चलो, ये ज्ञान की बातें हैं, आप कैप्सूल में से लिख सकते हो। ठीक है, अब कैसे मिशन लिखना है? तो जो लाइन इसने यहाँ पे लिखी थी एज इट इज, इसके पॉइंटर्स बना के इन्होंने लिख दिए। इट टू बी इन द बिजनेस। मिशन में हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि हमें किस बिजनेस में काम करना है। टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, टू यहीं से लाइन उठा के इन्हांस द लाइफ ऑफ पीपल, गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एग्रीमेंट्स इन एनवायरमेंट एंड सनरेज, टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन की लाइनों को उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये है आपके लिए स्मार्ट वर्क, ये आपके लिए हैं कीवर्ड्स जो आपने ऑलरेडी याद किए होंगे कैप्सूल में से। आपको नंबर लेने से एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सर, आप अच्छे से तैयारी करवा रहे हो, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा बन रहा है सब्जेक्ट में। बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसको कैप्सूल में से देखेंगे, देन उसके क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उस टॉपिक को क्लोज करेंगे। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अब ABC फार्मा एक लीडिंग फार्मा कंपनी है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अच्छा, इसके लिए भी आपको ड्राफ्ट करना है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। वैसे ही करेंगे, सबसे पहले विजन के बारे में एक डेफिनेशन लिख देंगे, फिर एक जेनरिक सी लाइन लिख देंगे। चलो जी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर। तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हो, या फिर एक स्टैंडर्ड याद कर लो कि मुझे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर बनना है, इस बिजनेस में बनना है, जो यहाँ पे लिखा होगा आपका विजन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में कुछ आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो, अफोर्डेबल करना है, असेसेबल करना है, तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, मिशन की यहाँ पे आप ज्ञान लिख देना, फिर आइडेंटिफाई मिशन करने के लिए यहीं से लाइनें आप यहाँ पे उठा के लिख सकते हो। एक बार आप पढ़ लेना, यहीं पे यहाँ से लिख के स्मार्ट वर्क यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर? चलो, डिस्टिंग्विश करो बिटवीन विजन एंड मिशन। बहुत ईजी, अगर ऐसा सवाल आए तो आपके लिए काफ़ी आसान है। ठीक है, विजन के बारे में लिखेंगे, मिशन के बारे में लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप देखना, विजन क्या है? स्टेट करता है फ्यूचर डायरेक्शन, और मिशन क्या है? ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, करंट बिजनेस को बताते हो। तो
तो ऐसे ही आप अलग अलग पॉइंटर्स बना के यहाँ पे विजन क्या है, मिशन क्या है, यहाँ पे बता दोगे। कि कीवर्ड्स क्या हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए, कैप्सूल में से ही आप आंसर उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना तो आपको सिमिलर सा ही लगेगा। अच्छा, आ जाओ 18 पे। आरटीपी का क्वेश्चन है नवंबर 18 का। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंडेवर, एक्सप्लेन करो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करो, गोल्स को ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करो। ओपन एंडेड हैं, शॉर्ट एंडेड हैं, यार्ड स्टिक्स है, बेंचमार्क है, टाइम बेस्ड है, मेजरेबल हैं। तो आपको वही जो हमने पढ़ा यहाँ पे लिख सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में 1-2 लाइनें लिख दोगे, आपका बात बन जाएगी, आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो फिर कैप्सूल में से उठाओ, कीवर्ड्स लिखो, बात खत्म। ठीक है, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इट मस्ट पोजेस। तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने कैप्सूल में ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन देखना कितनी बार आया हुआ है। आरटीपी मई 21, पीवाईक्यू मई 19, आरटीपी मई 22, एमटीपी। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता रहता है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने ऑलरेडी पढ़ी, कैप्सूल में से आप एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि विजन आपका मिशन एंड पर्पस अचीव होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया, अंडरस्टैंडेबल, कंक्रीट, स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम, कंट्रोलेबल, मेजरेबल, चैलेंजेबल। देखा, वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप एक बार कैप्सूल को अच्छे से पढ़ लो। चलो, डिफाइन द की एरियाज इन विच स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कंसंट्रेट। चलो, यहाँ पे वो 7 की एरियाज की बात करेगा, जिसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, पी सेप्ट। ठीक है, आप इसको याद करके भी अपने 7 की एरियाज लिख सकते हो, वरना हमने जैसे समझा था, पहले आप कंपटीशन पे ध्यान दोगे। ठीक है, फिर आप जैसे वो 7 पॉइंट्स हम बनाए थे वैसे करके भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है सर, चलो, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। क्वेश्चंस हमने देखा सिमिलर ही आते हैं आपके कैप्सूल में से, तो आपका मेजर ध्यान कैप्सूल पे होना चाहिए। उसको अच्छे से रिवाइज करो, धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ा है। आपके पास टाइम है डेफिनेटली, आप इसकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो डन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक बैच काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी नॉलेज में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।